हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आनंद सागर लर्निंग क्लासेस में। मैं हूं रुपेश जैन और आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, मतलब कि जीव विज्ञान का परिचय। बिल्कुल ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, जिससे बायो का कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल ही जीरो है जो बायो में, उसका भी 100% कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पर फटाफट इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से। क्या होता है बायोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। देखिए, जो बायोलॉजी है वो दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, एक बायो और दूसरा है लॉजी। बायो मतलब होता है लिविंग, लॉजी मतलब होता है स्टडी। ठीक है, मतलब कि जीवन का अध्ययन करना क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, बायोलॉजी की उत्पत्ति कौन से भाषा से हुई है, तो ग्रीक भाषा से हुई है। ठीक है, फ़ॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं। चलिए, बायोलॉजी की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है, तो ग्रीक भाषा से हुई है। जीव विज्ञान का जनक मतलब कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं, जिन्हें एरिस्टोटल कहते हैं। ठीक है, एरिस्टोटल इंग्लिश में, हिंदी में अरस्तु कहते हैं। ठीक है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल। अच्छा, बायोलॉजी का नामकरण किसने किया है, नाम किसने दिया है, तो लेमार्क और ट्रिनीवर ने। लेमार्क और ट्रिनीवर ने बायोलॉजी का नाम दिया है। और जनक कौन है बायोलॉजी के, फादर कौन है, तो एरिस्टोटल हैं, अरस्तु हैं। बायोलॉजी के ब्रांचेस कौन कौन से हैं, दो ब्रांच हैं, एक होता है जूलॉजी और दूसरा होता है बॉटनी। जूलॉजी मतलब होता है जंतु विज्ञान और बॉटनी मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। ठीक है, जूलॉजी मतलब होता है जंतु विज्ञान और बॉटनी मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। चलिए देखते हैं जूलॉजी। जूलॉजी के लिए सबसे पहले देखो कि एरिस्टोटल जो हैं, मतलब अरस्तु जो हैं, उन्होंने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलिया। क्या नाम था बुक का, हिस्टोरिया एनिमेलिया। याद रखना, पूछता है एग्जाम में। ठीक है, इस बुक में उन्होंने 500 से लेकर 1000 विभिन्न प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया था। ठीक है, इसलिए तो इसे जंतु विज्ञान कहते हैं। हिस्टोरिया एनिमेलिया नाम की बुक में एरिस्टोटल ने, अरस्तु ने 500 से 1000 विभिन्न प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया था। इसलिए जूलॉजी, इसलिए एरिस्टोटल को या अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। ठीक है, अरस्तु को जूलॉजी का, जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। अच्छा, इस बुक में हिस्टोरिया एनिमेलिया में इन्होंने, मतलब कि इन्होंने, अरस्तु ने किन किन चीज़ों का अध्ययन किया था। सबसे पहले मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होता है, बाहरी स्ट्रक्चर, बाहरी स्ट्रक्चर। ठीक है, बाहरी स्ट्रक्चर में क्या आता है, जैसे आपके ऑर्गेनल्स, आँख, कान, नाक, मुंह, इन सब चीज़ों का, विभिन्न प्रकार के जंतुओं के आँख, नाक, गला, मुंह, पेट, पीठ, इन सब चीज़ों का उन्होंने अध्ययन किया। अच्छा, दूसरा था एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब क्या होता है, इंटरनल, आंतरिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर का इन्होंने अध्ययन किया था, जैसे बोन, ब्लड मतलब कि खून हो गया, हड्डी हो गई, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया था। तीसरा आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मतलब होता है कारिकी, इसे क्या है हिंदी में कहते हैं कारिकी। ठीक है, तो आपकी जो बॉडी है कैसे कार्य करते हैं, ठीक है, बॉडी के सारे अंग कैसे और सारे ऑर्गेन्स कैसे काम करते हैं, मतलब आप इसे कह सकते हैं स्टडी ऑफ फंक्शन। ठीक है, स्टडी ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो इन्होंने 3 चीज़ों का अध्ययन किया, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। ठीक है, मतलब बाहरी स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी का। ठीक है, स्टडी ऑफ फंक्शन। अच्छा, जियोलॉजी के बाद देखते हैं बॉटनी। बॉटनी क्या होता है, तो देखो, जैसे वहाँ पर अरस्तु ने बुक लिखी थी, वैसे यहाँ पर थियोफेस्टर ने एक बुक लिखी थी। थियोफेस्टर ने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या नाम था, हिस्टोरिया प्लांटेरम। इसमें उन्होंने 500 विभिन्न प्रकार के प्लांट्स का अध्ययन किया था, 500 अलग अलग प्रकार के पौधों का अध्ययन किया था, इसलिए इसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब इसलिए अब देखो, इन्होंने बुक लिखी थी, 500 प्रकार के विभिन्न प्रकार के प्लांट्स का अध्ययन किया था, थ्योरी वनस्पति विज्ञान के जगत में दी थी, इसलिए इन्हें क्या है ना, बॉटनी का पिता कहा जाता है। ठीक है, इन्हें क्या है, फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। किसे, थियोफेस्टर को कहा जाता है। ठीक है, इसमें इन्होंने किन किन चीज़ों का अध्ययन किया था, तो वही उसमें उन्होंने जीव के, मतलब ऑर्गेनिज्म के मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का अध्ययन किया था अरस्तु ने। इसमें इन्होंने प्लांट्स के मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का अध्ययन किया था, मतलब
किसी भी प्लांट के बाहरी स्ट्रक्चर का, इंटरनल स्ट्रक्चर का और उसके फंक्शन का अध्ययन किया था, वो कैसे कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए लिविंग मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है, जीवित होता है, और ऑर्गेनिज्म मतलब होता है जीव। ठीक है, ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है, जीव होता है। ऑर्गेनिज्म मतलब होता है जीव होता है। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना, वो होता है सेल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, सेल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोशिकीय संगठन। अब आप सेल जानो क्या होता है। ठीक है, सेल क्या है ना, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की मतलब किसी जीवित जीव के बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है। बिल्कुल छोटा सा इकाई होता है सेल। वैसे तो एक बॉडी के अंदर, एक लिविंग बॉडी के अंदर तो क्या बहुत सारे सेल होते हैं और बहुत सारे सेल से मिलकर एक लिविंग बॉडी बनी हुई होती है, लेकिन एक लिविंग बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है सेल। ठीक है, या कोशिका कहते हैं इसे, सेल को कहते हैं कोशिका। इसे आप कह सकते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब ये संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है जीवन की। जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई से कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई सेल है। सेल से मिलकर बनते हैं टिश्यू। टिश्यू मतलब होता है उतक। ठीक है, टिश्यू मतलब क्या होता है, उतक। और टिश्यू से मिलकर बनते हैं ऑर्गेन। ऑर्गेन मतलब होता है अंग, शरीर के जो अंग होते हैं ना, तो वो उतक से मिलकर, टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ऑर्गेन से, बहुत सारे ऑर्गेन से मिलकर बनते हैं ऑर्गेन सिस्टम मतलब कि अंग तंत्र, और बहुत सारे अंग तंत्र से मिलकर बनता है ऑर्गेनिज्म मतलब कि जीव। एक जीव के बनने के पीछे ये कहानी है कि सबसे पहले सेल होती है, सबसे छोटी इकाई कोशिका। तो बहुत सारी जब आपकी कोशिका मिल जाएगी तो उससे आपका बनेगा टिश्यू मतलब कि उतक, और टिश्यू के मिलने से बनता है ऑर्गेन मतलब शरीर के अंग। ये जो अपने अंग है ना, आँख, कान, नाक, मुंह, पैर, गला, पीठ, पेट। ठीक है, और फिर बहुत सारे ऑर्गेन मिलकर बनाते हैं ऑर्गेन सिस्टम मतलब कि अंग तंत्र, और अंग तंत्र से मिलकर बनता है ऑर्गेनिज्म मतलब कि एक लिविंग बॉडी, एक जीव। ठीक है, अब देख लेते हैं कि सेल के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो सेल देखो दो टाइप के होते हैं। सेल क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक जो फर्स्ट टाइप होता है प्रोकैरियोटिक होता है, और दूसरा जो होता है वो यूकैरियोटिक होता है। पहला होता है प्रोकैरियोटिक होता है और दूसरा यूकैरियोटिक होता है। याद रख लेना इसको, पहला प्रोकैरियोटिक होता है, दूसरा यूकैरियोटिक होता है। तो प्रोकैरियोटिक के पीछे की कहानी क्या है, देखो प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, और कैरियोटिक मतलब होता है न्यूक्लियस। तो प्रिमिटिव मतलब होता है प्राचीन। प्रिमिटिव मतलब क्या होता है, प्राचीन। और न्यूक्लियस मतलब होता है केंद्रक। देखो आपको बता दूं कि हर एक सेल, जैसे ये सेल है, ये कोशिका है, हर एक सेल का अपना एक केंद्रक होता है। ठीक है, हर एक सेल का अपना न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। ठीक है, तो इसी केंद्रक के बेस पे क्या होता है, इस सेल का विकास होता है, इस कोशिका का विकास होता है। ठीक है, इतना क्लियर है कि हर एक सेल का अपना एक केंद्रक होता है। याद रखना कि प्रिमिटिव, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव और न्यूक्लियस मतलब होता है केंद्रक। मैं आपको केंद्रक के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि जिस भी कोशिका का केंद्रक बहुत प्राचीन तरह का होता है, ठीक है, बहुत ही प्राचीन तरह का होता है, वो क्या कहलाता है, प्रोकैरियोटिक कहलाता है। ठीक है, जिस भी कोशिका का जो केंद्रक है बहुत ही प्राचीन तरीके का होता है, वो क्या कहलाता है, प्रोकैरियोटिक कहलाता है। अब देखो जो प्रिमिटिव न्यूक्लियर है, सबसे पहली बात तो याद रखना कि जैसे ये सेल है, उसका ये केंद्रक है। ठीक है, केंद्रक, अब चूंकि ये जो केंद्रक है, केंद्रक के चारों ओर इसको नुकसान मत हो किसी प्रकार से, इसलिए क्या है ना, इसके चारों ओर ऐसी एक झिल्ली लगी हुई होती है। झिल्ली को बोलते हैं मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसके चारों ओर ये झिल्ली लगी होती है जिसे मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इसे हम क्या करेंगे, केंद्रक झिल्ली, अंग्रेजी में कहेंगे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्रिमिटिव न्यूक्लियर जो है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस में या तो आपकी ये जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, ये जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, या तो एब्सेंट होती है, एब्सेंट मतलब अनुपस्थित होगी, या तो प्रिमिटिव बहुत ही प्राचीन टाइप की होगी, और या तो रूडिमेंट्री होगी। रूडिमेंट्री मतलब होता है छत विक्षत। रूडिमेंट्री मतलब क्या होता है, छत विक्षत मतलब कि टूटी फूटी हुई होगी, टूटी फूटी हुई होगी,
एकदम मैच्योर कंडीशन में नहीं होगी, परिपक्व नहीं होगी, टूटी फूटी टाइप की होगी। तो क्या होगा ना, जब कभी भी ये ऑर्गेनिज्म जब आपका कुछ काम करने की कोशिश करते हैं तो ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन टूट जाता है जिससे कि ये काम नहीं कर पाते, ठीक है, अच्छे से काम नहीं कर पाते। तो जिसकी भी न्यूक्लियस टूटी फूटी टाइप की हो, ठीक है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन टूटी फूटी टाइप की हो, रूडिमेंट्री हो, या फिर एब्सेंट हो, या प्रिमिटिव कंडीशन में हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, जो जीव सबसे पहले आए हुए होंगे, जो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले आए होंगे, तो पृथ्वी पर सबसे पहले क्या आया था, बैक्टीरिया आया था, ठीक है, नया नया जीव था। इसके जो कोशिका थी वो ज़्यादा, कोशिका का जो केंद्रक था ज़्यादा मैच्योर नहीं हो पाता था। ये जो केंद्रक का जो केंद्रक झिल्ली होती थी, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता था, वो क्या है ना ज़्यादा मैच्योर नहीं हो पाती थी। तो बैक्टीरिया क्या है ना, पृथ्वी पर आने वाला सबसे पहला ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु होता है, ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। अच्छा, ये क्या ना, इनकी जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती थी वो प्रिमिटिव होती थी, याद रखना। दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो याद रखना कि ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, वास्तव में तो ये एक फॉर्म है बैक्टीरिया का, ठीक है, क्योंकि इसका दूसरा नाम होता है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। इसमें कुछ गुण होते हैं एल्गी के और कुछ गुण होते हैं बैक्टीरिया के। कुछ गुण बैक्टीरिया के होते हैं, कुछ गुण एल्गी के होते हैं, इसलिए ब्लू ग्रीन एल्गी को हम कहते हैं कनेक्टिव लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड एल्गी, ठीक है, बैक्टीरिया और एल्गी के बीच की कड़ी, बैक्टीरिया और एल्गी के बीच की कड़ी। एल्गी मतलब होता है शैवाल, तो जीवाणु और शैवाल के बीच की कड़ी है। वास्तव में हुआ क्या था, जब देखो बैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है, बैक्टीरिया शुरू में बहुत कमज़ोर थे, तो इससे क्या है ना, मिलियन वर्ष के बाद, कई मिलियन वर्ष के बाद जब ये मैच्योर होते गया, तो तब जाके ये क्या बना, बैक्टीरिया से ये क्या बना, यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी बना, ठीक है। तो ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी बना, अभी ये भी क्या है, मैच्योर कंडीशन नहीं था, इसलिए प्रोकैरियोटिक हुआ। अब इसके कई मिलियन वर्ष के बाद क्या है ना, यूकैरियोटिक आए होंगे, जिसकी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन मजबूत हुई होगी, जिसकी केंद्रक झिल्ली मजबूत हुई होगी। तो चलिए अब यूकैरियोटिक देखते हैं। अब विकास हुए, कई साल बीते, तो देखो यूकैरियोटिक का मतलब मैं आपको पहले ही बता रहा था, मैच्योर होगी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। तो ये देखो ट्रू न्यूक्लियस, जिसका केंद्रक मैच्योर हो, ठीक है। तो ऐसा सेल जिसमें बाहर की तरफ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एक हाईली डेवलप्ड या ट्रूली अवस्था में हो, हाईली डेवलप्ड कंडीशन में हो, जिसकी कोशिका झिल्ली, वो क्या कहलाता है, यूकैरियोटिक कहलाता है। अब यूकैरियोटिक के भी आप एग्जाम्पल देख लो, या तो होगा आपका एल्गी सेल, एल्गी मतलब होता है शैवाल, शैवाल की कोशिका। दूसरा होता है फंगाई सेल, फंगाई मतलब होता है कवक, कवक की कोशिका। तीसरा होता है प्लांट सेल, मतलब कि पादप की कोशिका। और चौथा होता है एनिमल सेल, मतलब कि जंतु की कोशिका। तो ये जो एनिमल सेल है ना, इसमें हम आते हैं, ये मनुष्य की प्रजाति इसी में आती है। नोट करके लिखना कि प्रोकैरियोटिक की उत्पत्ति ओशन में हुई है, मतलब पानी में हुई है। जो प्रोकैरियोटिक मैंने आपको शुरुआत में लिया था ना, जिसकी केंद्रक झिल्ली ज़्यादा मजबूत नहीं होती, उनकी उत्पत्ति पानी से हुई है, ओशन से हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मतलब होता है जीव। देखो मैं बहुत बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूँ, जिसको कुछ भी नहीं आता ना उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जिन लोगों ने डायरेक्ट ही बायोलॉजी पढ़ना चालू किया ना, रटना चालू किया, वो आज समझ लो। तो जो ऑर्गेनिज्म मतलब होता है जीव। ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, एक तो यूनिसेल्यूलर होते हैं और एक मल्टी सेल्यूलर होते हैं। यूनिसेल्यूलर मतलब होता है एक कोशिकीय, और मल्टी सेल्यूलर मतलब होता है बहुकोशिकीय। मतलब जिनमें एक सेल हो वो यूनिसेल्यूलर कहलाता है, जिसमें बहुत सारे सेल हो वो मल्टी सेल्यूलर कहलाता है। तो आप भी सोच रहे हो कि एक कोशिका से ऐसा कौन सा जीव है, तो जो छोटे छोटे जीव होते हैं ना वो यूनिसेल्यूलर होते हैं। अब हर एक छोटे जीव तो नहीं होते, लेकिन देखो ज़्यादातर इसमें क्या ना प्रोकैरियोटिक टाइप के आएंगे। जैसे बैक्टीरिया एक कोशिकीय है, ब्लू ग्रीन एल्गी एक कोशिकीय है, प्रोटोजोआ क्या है, एक कोशिकीय है, ठीक है। अच्छा अब ये भी देख लो कि जो मेनी सेल्यूलर है, जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। एक तो एल्गी होता है, एल्गी मतलब शैवाल हो गया। दूसरा आपका कवक हो गया, फंगाई हो गया। तीसरा आपका पादप हो गया। चौथा आपका एनिमल हो गया, जंतु हो गया। तो ये इसमें क्या है ना बहुत सारे, मतलब हमारा जो शरीर है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है, गिनती नहीं है। चलो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, अभी तक हम पहली कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात कर रहे थे ना, सेल पे ही बात कर रहे थे, ये सब सेल के ही फॉर्म थे, ठीक है ना, सेल के ही फॉर्म थे। अब मैं दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स बात कर रहा हूँ। यदि एक लिविंग बॉडी है तो उसके अंदर प्रोटोप्लाज्मा होगा ही होगा। प्रोटोप्लाज्मा मतलब होता है जीव द्रव्य। अब समझो
ये सेल है। सेल के अंदर क्या ना लिक्विड फॉर्म में ऐसे ऐसे है ना कुछ लिक्विड भरी हुई होती है, ठीक है, ये कुछ लिक्विड भरी हुई है, ठीक है, इसे हम जीव द्रव्य कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो सॉरी, इसके अंदर क्या होता है ना लिक्विड भरी हुई होती है। अब इस लिक्विड को क्या है ना प्रोटेक्ट करने के लिए इसके चारों तरफ एक झिल्ली लगी हुई होती है जिसे हम प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं, ठीक है, सॉरी जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये तो आपका प्रोटोप्लाज्मा हुआ जीव द्रव्य, ठीक है, एक सेल के अंदर ये आपका लिक्विड हुआ जिसे हम प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। और इसे जो प्रोटेक्ट करने वाली जो झिल्ली है ना, उसे मेम्ब्रेन है ना, उसे हम प्रोटोप्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। चलिए नोट देखिए, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मतलब जो प्लाज्मा झिल्ली जो है या जो सेल मेम्ब्रेन है, इसका काम क्या होता है कि कोशिका के अंदर कितना द्रव आएगा और कितना बाहर जाएगा, कोशिका के अंदर कितना द्रव रहेगा और कितना बाहर जाएगा, इस पर इसका पूरा नियंत्रण रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। इसलिए इसे हम सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, मतलब चयनित पारगम्य झिल्ली कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। याद रखना, आपको एग्जाम में क्वेश्चन उठा के देगा कि सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं या चयनित पारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं, तो आप वहाँ पर गलत टिक लगा के मत आना, आप वहाँ पर केंद्रक झिल्ली लगा के मत आना, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन लगा के मत आना, आप वहाँ पर लगाना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। क्यों कहते हैं चयनित पारगम्य झिल्ली? क्योंकि कितना मटेरियल अंदर आएगा कितना बाहर जाएगा ये सब इस पर इसका नियंत्रण रहता है। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बता दूं कि ये ट्रांसपेरेंट होती है। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी होती है। ये क्या होती है? पारदर्शी होती है, ठीक है। अच्छा, ये सेमी लिक्विड फॉर्म में होती है। सेमी लिक्विड समझ गए ना, बहुत ज़्यादा द्रव्य नहीं है, बहुत ज़्यादा ठोस नहीं है, मतलब ये एक जेल फॉर्म में होती है, जेली फॉर्म में होती है, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल में हम इसे जेली फॉर्म नहीं कहते हैं, इसे हम सोल फेस कहते हैं। सोल फेस फॉर्म में होता है ये क्या होता है ना, सोल फेस फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म में होगा पूछेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यदि आ गया कौन से फॉर्म में होता है, सोल फेस फॉर्म में होता है। इसका एक्चुअल फॉर्म सोल फेस होता है, जेली फॉर्म नहीं होता, सोल फेस फॉर्म होता है, ठीक है, चिपचिपा सा पदार्थ होता है, ठीक है। अब देखो, यदि माइक्रोस्कोप से जब आप प्रोटोप्लाज्मा को देखोगे तो उसके दो भाग दिखाई देते हैं, एक होता है साइटोप्लाज्मा और दूसरा होता है ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स मतलब अंग, ठीक है ना। तो जो साइटोप्लाज्म जो भाग है वो लिक्विड पोर्शन है, किसी प्लाज्मा का लिक्विड पोर्शन है साइटोप्लाज्म, लेकिन जो ऑर्गेनेल है वो सॉलिड पोर्शन है, ठीक है। भाई सोल फेस में होता है ना, न ठोस होता है ना द्रव होता है, उसके बीच की कड़ी है, तो जो लिक्विड फॉर्म होता है वो साइटोप्लाज्म होता है, और ऑर्गेनेल्स में सॉलिड पार्ट होता है। ये लिविंग होते हैं, जीवित पार्ट होते हैं, ठीक है, ये लिविंग होते हैं, जीवित पार्ट होते हैं, और ये एक्टिव बॉडीज होती हैं। ये जो ऑर्गेनल्स है ना, ये एक्टिव बॉडीज होती हैं। अब एग्जांपल देखो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी भी जीव के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, लाइबोसोम, राइबोसोम, ये क्या है ना किसी कोशिका के अंदर प्रेजेंट होते हैं, किसी भी सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और उस कोशिका के उपापचय की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, उस कोशिका के उस सेल के उपापचय की प्रक्रिया में सहायता करते हैं, ठीक है। इस पर क्या है ना, जूलियस हेक्सली ने प्रोटोप्लाज्म पर क्या कहा है? जूलियस हेक्सली ने प्रोटोप्लाज्म पर इसे कहा है कि फिजिकल बेस ऑफ लाइफ, मतलब कि जीवन का भौतिक आधार है प्रोटोप्लाज्म। जो प्रोटोप्लाज्म है वो जीवन का भौतिक आधार है, फिजिकल बेस ऑफ लाइफ है। लेकिन याद रखना कि बेसिक ऑफ लाइफ, जीवन का आधार हम कोशिका को कहते हैं। जीवन का आधार मतलब बेसिक ऑफ लाइफ कोशिका को कहते हैं, सेल को कहते हैं। और फिजिकल बेस ऑफ लाइफ, जीवन का भौतिक बोल रहा हूँ मैं, भौतिक आधार बोला तो वो प्रोटोप्लाज्म है। जीवन का आधार बोला तो कोशिका, और जीवन का भौतिक आधार बोला तो वो प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्मा की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? डुजार्डी ने की थी। प्रोटोप्लाज्म की खोज, क्वेश्चन बनता है प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी? तो डुजार्डी ने की थी। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया है? तो पुरकिंजे ने दिया है, ठीक है। याद रखना, प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी डुजार्डी ने और प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया था पुरकिंजे ने। चलिए तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पढ़ते हैं, और तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब होता है जैव विविधता। जैव विविधता जो होती है वो तीन आधार पर होती है। फर्स्ट होता है शेप, दूसरा साइज और तीसरा कलर, ठीक है। ये तीन आधार किसके लिए होते हैं? एनिमल के लिए होते हैं, प्लांट्स के लिए होते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब होता है सूक्ष्मजीवी, ठीक है। तो तीन आधार पर हम जैव विविधता करते हैं, एक तो शेप पर, दूसरा साइज पर और तीसरा कलर पर, ठीक है। अब देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं, ठीक है।
ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्मजीवी जिन्हें हम क्या है ना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए हम उसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं। ये जो प्लांट का जो हरा कलर है ना वो क्लोरोफिल कलर के कारण होता है। प्लांट का किसी पौधे का हरा कलर किसके कारण होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण होता है। क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण होता है, ठीक है। उसी प्रकार जो ह्यूमन में जो त्वचा का रंग है वो मेलानिन पिगमेंट के कारण होता है, ठीक है। मेलानिन पिगमेंट के कारण होता है, ठीक है। अब देखो ह्यूमन मेलानिन पिगमेंट के कारण है 4 प्रकार के मनुष्य के कलर होते हैं। एक होता है ब्लैक, दूसरा होता है ब्राउन, तीसरा होता है येलो, चौथा होता है वाइट, मतलब काला, भूरा, पीला, वाइट। अब बोलोगे पीले टाइप के, तो पीले टाइप के अलग अलग महाद्वीप, देखो ये सब अलग अलग महाद्वीप के हिसाब से वहाँ के वातावरण के हिसाब से इनका कलर होता है। जहाँ ज़्यादा तापमान है वहाँ काले लोग रहेंगे, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर है वहाँ सफ़ेद रहेंगे, जहाँ मीडियम टाइप का है जैसे यूरोपीय महाद्वीप वगैरह है वहाँ पर येलो टाइप के लोग रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 4 कलर के लोग मेलानिन पिगमेंट के कारण होते हैं। और पौधे का तो मालूम है आपको, क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण। चलिए चौथी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो होती है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब होता है उपापचयन, उपापचयन, ठीक है। इसे क्या है ना विटल एक्टिविटीज़ कहते हैं, मतलब ये जैविक क्रिया है। क्वेश्चन आ जाएगा कि मेटाबॉलिज्म में कौन सी क्रिया है, उपापचयन कौन सी क्रिया, तो याद रखना एक जैविक क्रिया है, एक विटल एक्टिविटीज़ है। मेटाबॉलिज्म क्या है ना बायोकेमिकल रिएक्शन के रूप में होती है, मतलब जैव रासायनिक क्रियाओं के रूप में होती है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। लिविंग बॉडी में, एक लिविंग बॉडी के अंदर क्या है ना एक जैव रासायनिक क्रिया के रूप में होती है। बायोकेमिकल रिएक्शन को हम 2 प्रकार से बांटते हैं, ठीक है, 2 प्रकार से बांटते हैं। कौन कौन से रूप में बांटते हैं? एक तो होता है एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब होता है उपचय और कैटाबॉलिज्म मतलब होता है अपचय। तो किसी भी चीज का सिंथेसिस होना क्या कहलाता है? उपचय कहलाता है। सिंथेसिस मतलब होता है निर्माण, ठीक है। किसी भी चीज का निर्माण, जैसे छोटे छोटे अणु है ना, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, इससे मिलकर एक चीज बन जाना, एक अणु बन जाना, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर एक चीज़ का निर्माण होना, इसे हम सिंथेसिस कहते हैं। तो ये कहलाता है उपचय, एनाबॉलिज्म। फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन, पोषण होता है ना, छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर पोषण होता है, ठीक है। अच्छा कैटाबॉलिज्म किसे कहते हैं? अपचय, ठीक है, मतलब ब्रेक डाउन होना किसी चीज़ का, जस्ट अपोजिट है। अब ये कोई चीज़ है उसका छोटी छोटी चीज़ों में ब्रेक डाउन हो जाना, छोटी छोटी चीज़ों में ब्रेक डाउन हो जाना, ये क्या कहलाता है? आपका अपचय कहलाता है, कैटाबॉलिज्म कहलाता है। एग्जाम्पल बोलोगे तो रेस्पिरेशन मतलब कि श्वसन, एक्सक्रीजन उत्सर्जन, ठीक है। तो श्वसन और उत्सर्जन क्या है? कैटाबॉलिज्म, मतलब अपचय के एग्जाम्पल हैं। और उपचय का एग्जाम्पल क्या है? न्यूट्रिशन है, पोषण है। चलो जो 5वां कैरेक्टरिस्टिक्स है एक लिविंग बॉडी के अंदर वो रेस्पिरेशन होता है। भाई एक जीवित बॉडी है उसके अंदर श्वसन तो हो गई। चलो मैं इसको बताता हूँ, एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक मतलब अभी आपको बताया था ना श्वसन, ये देखो अभी बताया था ना, ये रेस्पिरेशन श्वसन, ये आपका कैटाबॉलिक प्रोसेस है। आपको भी बताया था कि नहीं बताया था मैं? मतलब जो अणु हो एक कोई चीज़ है वो छोटे छोटे चीज़ों में टूट जाती है। अब कैसे टूटती है देखो, मैं फूड से आपका एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे ये फूड है, भाई आपने फूड खाया, वो तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है ना, वो तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है ना, जटिल कंडीशन में होता है, जटिल अवस्था में होता है। अब उसका उपापचय कैसे होता है? ठीक है, कैसे होता है? सबसे पहले तो जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, O2 लेते हैं, तो वो जाके इसे जलाता है, खाना को जलाता है, उसका ऑक्सीडेशन करता है, उसका ऑक्सीकरण करता है, वो खाने को जला रहा है। और जलाने के बाद उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। सिंपल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेगा? क्या क्या बनाएगा? कार्बोहाइड्रेट बनाता है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन्स बनाएगा, विटामिन्स बनाएगा, फैट बनाएगा, मिनरल्स बनाएगा। तो इतने सारे अलग अलग फॉर्मेट में उसे कन्वर्ट करके हमारी बॉडी में, ब्लड में इसे भेजता है, ठीक है। तब जाके हमारे शरीर की ज़रूरतें पूरी होती हैं, ठीक है। तो उसने उसका ऑक्सीकरण किया और इस फॉर्मेट में फिर लास्ट में हमें एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। एटीपी एक्चुअल में एक ऊर्जा है, ये हमें ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है, ठीक है। एटीपी के रूप में प्राप्त हुई तब जाकर हमारा बॉडी काम कर पाता है। एटीपी से क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। इससे क्वेश्चन बनता है कि एनर्जी करेंसी किसे कहते हैं? तो एटीपी को हम एनर्जी करेंसी कहते हैं। क्यों? ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी करेंसी मतलब ऊर्जा की ये करेंसी है, ये ऊर्जा उत्पादक है, ठीक है। बॉडी के अंदर ये एक्टिविटीज़ के रूप में कार्य करती है एटीपी। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। न्यूट्रिशन मतलब होता है पोषण होता है, ठीक है। न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है? पोषण होता है, ठीक है।
न्यूट्रिशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब होता है स्वपोषण, और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब होता है परपोषण। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म स्वयं अपना पोषण करते हैं, मतलब जो दूसरे पर डिपेंड नहीं है, स्वयं अपना पोषण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो स्वयं का पोषण नहीं कर पाते हैं, जो ऑर्गेनिज्म अपने पोषण के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं, वो परपोषण, उसे हम परपोषण कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे जीव जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं उसे ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, मतलब स्वपोषी कहते हैं। और ऐसे जीव जो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, मतलब दूसरे पर निर्भर रहते हैं पोषण के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं, हेटरोट्रॉफिक कहते हैं। ठीक है, अब देखो स्वपोषी का एग्जाम्पल देख लो, जो अपना पोषण खुद कर लेते हैं, प्लांट पौधे, एल्गी, शैवाल, यूग्लिना। ठीक है, उसी प्रकार जो एनिमल है, मतलब जंतु के अंदर हम भी आ जाते हैं, मनुष्य प्रजाति भी आ जाती है, तो हम क्या है, दूसरों पर डिपेंड है, पौधों पर डिपेंड है। फंगाई, कवक दूसरों पर डिपेंड है। पैरासाइट, परजीवी, ये दूसरों पर ठीक है, निर्भर है। अच्छा, पैरासाइट्स क्या होते हैं, कुछ पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो क्या होता है ना, देखो ये दो टाइप के होते हैं पैरासाइट्स। एक तो जो सिर्फ खाने के लिए दूसरे पर निर्भर है, और दूसरे जो निवास और पोषण दोनों के लिए निर्भर हैं, मतलब उसमें रहते भी हैं और उसके थ्रू अपना खाना पूर्ति भी करते हैं। तो ऐसे में दो एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, जो निवास, दो पैरासाइट्स के एग्जांपल बता रहा हूँ जो पोषण और निवास दोनों के लिए ही डिपेंडेंट रहते हैं। एक होता है कस्क्यूटा, कस्क्यूटा मतलब होता है अमरबेल। अमरबेल जानते हो ना, जो बरगद हो गया, पीपल हो गया, कदम हो गया, इस पर क्या है ना, अपनी बेल चढ़ा देता है अमरबेल, और उस पर डिपेंड रहता है रहने के लिए, साथ ही साथ उससे अपना खाना पूर्ति भी करता है। वैसे ही क्या है ना, आर्थ्रोपोडा मतलब जुआ जो सर में होते हैं ना, हमारे सर में रहते भी हैं और हमारा ही खून पीते हैं। ठीक है, तो दोनों प्रकार से ये हम पर निर्भर है। सातवां जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो होता है एक्सक्रीजन। एक्सक्रीजन मतलब होता है उत्सर्जन, ये भी मैंने आपको बताया था, ये भी कैटाबोलिक में आपको बताया था, तो ये भी कैटाबोलिक प्रोसेस है। अच्छा, पोषण के पश्चात जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग बॉडी है, या फिर जो सेल है, कोशिका जो है, कुछ अपशिष्ट पदार्थ मतलब वेस्ट मटेरियल को क्या करती है, कुछ वेस्ट मटेरियल बनाती है, जैसे गैस, नाइट्रोजीनियस, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया। भाई आपका खाना पच गया, जो होना था हो गया, हमको प्रोटीन मिल गया, विटामिन मिल गया, एटीपी मिल गई, लास्ट में जो खाना का जो वेस्ट चीज़ बना है, जैसे गैस बना है पेट में, नाइट्रोजीनियस, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, तो ये सब क्या कहलाती हैं, इन सब चीज़ों को हम एक्सक्रीजन करते हैं, इसका हम उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, नोट करना कि हमारी बॉडी में सर्वाधिक यूरिया बनता है वेस्ट मटेरियल में। चलिए रिप्रोडक्शन देखते हैं। रिप्रोडक्शन मतलब हो गया आपका प्रजनन। तो जो आपका रिप्रोडक्शन होता है दो टाइप का होता है, एक होता है असेक्सुअल, दूसरा होता है सेक्सुअल। असेक्सुअल मतलब होता है अलैंगिक और सेक्सुअल मतलब होता है लैंगिक। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सेक्सुअल ऑर्गेन अच्छे से डेवलप नहीं होते हैं। ठीक है, सेक्सुअल ऑर्गेन जो है, सेक्सुअल अंग जो है वो अच्छे से डेवलप नहीं होते हैं, तथा प्रजनन के लिए इन्हें किसी पार्टनर की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना, ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अलग अलग और ऑर्गेनिज्म में टूट जाते हैं और ये नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। ठीक है, अलग अलग भागों में टूट के और ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। अच्छा, जो सेक्सुअल जो प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन होता है, इस बॉडी में सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं और इन्हें प्रजनन करने के लिए पार्टनर की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये लैंगिक रिप्रोडक्शन कहलाता है। नौवां जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो होता है सेंसिटिविटी। तो भाई एक आप अपने आप को देख लो, ह्यूमन को देख लो, हमारे अंदर संवेदनशीलता होती कि नहीं होती, जानवरों में संवेदनशीलता होती है कि नहीं होती। ठीक है, तो किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर संवेदनशीलता होती है, सेंसिटिविटी होती है। एक लिविंग बॉडी के अंदर अडेप्शन होता है, अनुकूलन होता है। भाई कोई गर्म वातावरण में रहना जानता है, कोई ठंडे वातावरण में, कोई मीडियम वातावरण में रहना जानता है। ठीक है, तो इसलिए एडेप्शन भी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगला कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं सेल लाइफ साइकिल, मतलब कोशिका जीवन चक्र। अब कोशिका जीवन चक्र को समझ लेते हैं। तो इसका जो सबसे पहला स्टेप है ना, कोशिका जीवन चक्र का सबसे पहला स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो जाइगोट होता है। जाइगोट होता है, जाइगोट होता है। जाइगोट किसे कहते हैं, देखो, जब एक नर युग्मक किसी मादा युग्मक से जब निषेचन करता है, ठीक है, जब एक नर युग्मक किसी मादा युग्मक से निषेचन करता है तो एक कोशिका का निर्माण होता है।
ठीक है। जब एक नर युग्मक किसी मादा युग्मक से निषेचन करता है तो उसमें एक सिंगल सेल बनता है, ठीक है, एक सिंगल कोशिका बनती है जिसे हम क्या है, जाइगोट कहते हैं, ठीक है। ये जाइगोट धीरे धीरे मैच्योर होती है कुछ समय में और एम्ब्रियो के फॉर्मेट में आती है। एम्ब्रियो मतलब होता है भ्रूण अवस्था में आ जाती है, भ्रूण अवस्था में आ जाती है ये। फिर भ्रूण अवस्था के बाद ये 7-8 महीने के बाद ये फीटस का रूप धारण कर लेती है मैच्योर होकर। फीचर एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है अंदर में, ठीक है। फिर उसके बाद 9 महीने के बाद आपको तो मालूम है न्यू बेबी बॉर्न होता है, ये बाल्यकाल कहलाता है, चाइल्डहुड कहलाता है। उसके बाद होता है पुबर्टी। प्यूबर्टी मतलब होता है 12 से लेकर 18 वर्ष की जो उम्र होती है उसे प्यूबर्टी कहते हैं। फिर अडल्ट, 18 से लेकर 60 की जो उम्र होती है उसे हम क्या कहते हैं, अडल्ट कंडीशन कहते हैं, ठीक है। 18 से लेकर 60 की जो उम्र है हम उसे अडल्ट कहते हैं। अच्छा, अडल्ट के बाद एक कंडीशन और होती है ओल्ड कंडीशन, ठीक है। ये जो ओल्ड कंडीशन होती है वो 60 से लेकर मतलब 60 के अबव होती है, डेट से पहले तक। और आखिरी में जो सबसे लास्ट स्टेप होता है वो होता है डेथ, मृत्यु। तो ये हमारी जीवन सेल की एक लाइफ साइकिल है, एक कोशिका की लाइफ साइकिल है। जाइगोट, एम्ब्रियो, फीबस, न्यू बेबी बॉर्न मतलब चाइल्डहुड, फिर प्यूबर्टी, एडल्ट, ओल्ड और लास्ट में डेथ। एक चीज़ और समझ लो कि सेल डिवीज़न क्या होता है। मैंने आपको बताया था ना कोशिका विभाजन। तो देखो, कोशिका विभाजन 2 तरीके से होता है। एक तो होता है जिसे हम कहते हैं पेरेंट सेल और दूसरा हम कहते हैं डॉटर सेल। पेरेंट सेल मतलब होता है जनक कोशिका और डॉटर सेल मतलब होता है संतति कोशिका, ठीक है। मतलब जिस कोशिका से, देखो सेल डिवीज़न होता क्या है भाई, एक सेल एक कोशिका है, इससे टूटकर फिर 2 कोशिका 3 कोशिका बनेगी, उसे हम क्या कहते हैं, सेल विभाजन कहते हैं, सेल डिवीजन कहते हैं। कोशिका विभाजन मतलब एक कोशिका से अन्य कोशिका। भाई एक जो कोशिका है वो अपने जीवन काल को समाप्त होने से पहले अन्य कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। सीधी सीधी बात है, याद रखना कि एक जो सेल है, एक जो कोशिका है वो अपना जीवन काल समाप्त होने से पहले अन्य कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। इसे हम कोशिका विभाजन कहते हैं, इसे सेल डिवीजन कहते हैं। ये 2 टाइप की होती है। एक तो होता है पेरेंट सेल। पेरेंट सेल क्या होता है, जिससे कि विभाजन हुआ है। और दूसरा होता है डॉटर सेल, ठीक है, डॉटर सेल। डॉटर सेल क्या होता है, जो विभाजन होने के बाद बनी है, ठीक है। पेरेंट मतलब पिता होता है, डॉटर मतलब पुत्री होती है, तो आप उसी नाम से समझ गए होंगे। एक नोट याद रखना, ये एग्जाम में जनरली पूछा जाता है, अधिकतर पूछा जाता है, पूछता ही है कि आरबीसी की जो आयु होती है कितने दिन की होती है। हमारे बॉडी के अंदर जो आरबीसी बनता है उसकी आयु कितने दिन की होती है, 120 दिन की होती है। इसलिए ये 120 दिन होने से पहले अन्य कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है, ठीक है। तो इसका विभाजन अन्य कोशिकाओं के रूप में हो जाता है, ठीक है। तो ये तो था रेड बोन सेल की बात की, आरबीसी की बात की है, 120 दिन की इसकी उम्र होती है। तो आज इंट्रोडक्शन पार्ट में फ्रेंड हमने इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक देख लिए। सेल देख लिया, केंद्रक झिल्ली देख ली, प्रोटोप्लाज्म देख लिया, ठीक है, उसका मेम्ब्रेन देख लिया, फिर उसके बाद ऑर्गेनिज्म देख लिया, ऑर्गेनिज्म के कौन कौन से फीचर्स होते हैं, उसका लाइफ साइकिल सब कुछ देख लिया। अब हम अगली क्लास में इसके आगे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम टैक्सोनॉमी पर चर्चा करेंगे और किसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये बेसिक पार्ट था, लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, इसलिए वो बायोलॉजी को रटते रहते हैं। तो आई होप आप लोगों का आज सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यदि आप लोगों को ये क्लास पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और बताना कि मैंने आपको कितने अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया है। यदि वाकई में अच्छे ढंग से समझ एक्सप्लेन किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, ठीक है फ्रेंड। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास तक के लिए हैव अ नाइस डे।